I'm going to start graduation level electronics. This paper also consists of 5 units, and the first unit is all about the semiconductor materials, and then the power supplies, which is rectifiers, Zener regulations, and etc. Okay, now the first section is about the intrinsic and extrinsic semiconductor. So first of all, what is electronics? Electronics is basically scientific phenomena of motion of charges, okay, in gas or vacuum or the semiconductors. In today's world, electronic deals more with the transistors and their circuits. Okay, electronics का बहुत ही wide range में applications है, and actually the present age is also known as age of electronics because electronics have wide range of applications such as amplification भी होता है, रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर से लेकर कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड चिप जो बहुत ही नैनो डायमेंशंस की होती है, इंटीग्रेटेड चिप्स से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक के मटेरियल्स, सुपर कंप्यूटर्स तक के एप्लायंसेस में सब में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स होता ही है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द सेमी कंडक्टर मटीरियल्स. ओके, सेमी कंडक्टर आर स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स. इनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम. ओके, सो बेसिकली द सेमी कंडक्टर मटीरियल दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सेमी कंडक्टर मटीरियल्स क्या हैं दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज सेमी कंडक्टर मटीरियल्स आर सिलिकन, जर्मेनियम, gallium arsenide. These are most commonly used materials for the fabrication of electronic devices. Okay, पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का. कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड. इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकन, सिलिकन का एटॉमिक नंबर होता है 14. के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल. दीज आर एंड द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एम शेल. ओके, अब क्या होता है, प्योर सिलिकन और प्योर जर्मेनियम जो है इन दोनों में ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है. वो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है. तो जो बॉन्ड बन रहा है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड. तो बैंड स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझाएंगे कि इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है. सबसे पहली चीज़ तो करंट कंडक्शन कब पॉसिबल है, जब किसी भी सिस्टम के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स हैं. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, आवेश वाहक अगर मुक्त हैं, तभी क्या होगा, करंट का कंडक्शन हो सकता है, अदरवाइज करंट का कंडक्शन नहीं होगा. तो किसी मटेरियल में अगर कंडक्शन करवाना है, इसका ये मतलब होगा कि कैसे भी करके हमें उनके चार्ज कैरियर्स को फ्री करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स के बीच में, तो इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का गैप होता है, दैट इज़ नियरली मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन. अब हमें क्या करना है, कंडक्शन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंस बैंड के जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको फ्री करना है. कैसे भी करके हमें इनको फ्री करना है. तो क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत सारी एनर्जी लेने के बावजूद भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकते. और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा नहीं, तब तक करंट का कंडक्शन हो नहीं सकता. कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो इजीली कंडक्शन बैंड के लिए भी अवेलेबल हैं. और अभी हमने बताया जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, या इलेक्ट्रॉन नहीं कोई भी चार्ज कैरियर जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, वो करंट कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है. तो कंडक्टर्स के केस में किसी भी तरह का बैंड गैप नहीं होता, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है. 2 बैंड्स के बीच में किसी तरह का गैप नहीं है कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़े जिससे कि वो कंडक्शन बैंड में जाए. इस तरह का कोई गैप नहीं होता है. जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो हमें भी मालूम है कि इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें कितनी भी कोशिश कर लो
करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी हम चार्ज कैरियर्स को दे दें, वो चार्ज कैरियर्स जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, सो इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स there is band gap of energy greater than 5 of electron volt, so that वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके भी कंडक्शन लेवल तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए इंसुलेटर्स में करंट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर का क्या मतलब है? इसके अंदर बैंड गैप जो होगा वो कंडक्शन लेवल, इसके अंदर जो बैंड गैप होगा वो कंडक्टर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, जबकि इंसुलेटर से कम होगा। कंडक्टर्स में तो बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन सेमी कंडक्टर में बैंड गैप होगा तो सही, और इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, सेमी कंडक्टर में थोड़ा कम होगा उससे। ओके, इसका मतलब कि सेमी कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता ज़रूर है, लेकिन वो कंडक्टर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और इंसुलेटर्स के कंपैरेटिवली कम होता है। जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी बैंड गैप जो है इसे फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हैं। दिस इज़ 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए ये बैंड गैप जो है दैट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये बैंड गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ओके, इसका ये मतलब हुआ सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को जर्मेनियम के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। जितना ज़्यादा बैंड गैप है, इसका मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। ओके, अब सबसे पहली चीज़ हम ये बता रहे हैं कि यूनिट जो अपन लिख रहे हैं एनर्जी की, वो हम बैंड गैप की एनर्जी की यूनिट जो लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली बात तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट हुई? एनर्जी की यूनिट हुई। And energy, basically we know that the work done for the electric field is given as charge into the potential. Okay, because what is potential? Potential is work done to carry a positive unit charge in the electric field, so that this work done or the energy is equals to charge into the potential. So if we substitute for one electron and one potential difference, we would get this work done to be 1 electron volt. Okay, तो ये यूनिट जो है दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इधर से उधर ले जाने में जितना काम करना पड़ता है दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें इसलिए हम आगे भी मोस्ट ऑफ टाइम एनर्जी की यूनिट्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे। डू रिमेंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में चेंज करना होता है देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस the difference between conductors, semiconductors and insulators in the tabular form regarding their property. Number first property is conductivity with the temperature. हमें ये पढ़ना है कि टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी में किस तरह से चेंजेस आता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में घटती है। इसका क्या कारण है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर्स के अंदर वैसे भी खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से हर फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा टकराते हैं, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम मान सकते हैं एक तरह से कि बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। ओके, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स उस टेम्परेचर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड की तरफ ट्रांजिट करते हैं और जिससे कंडक्टिविटी बढ़ती है। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में भी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में कंडक्टिविटी बढ़ती। वैसे तो इंसुलेटर्स के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते नहीं हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जाके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। ओके, तो इस वजह से जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा कंडक्टिविटी में वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो इंसुलेटर्स के केस में भी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, जब हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी को हम
सिग्मा से डिनोट करते हैं चालकता। ओके, कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में 10⁻⁷ के अप्रॉक्स होती है, सेमी कंडक्टर्स में -6 to 4 के अप्रॉक्स होती है, और इंसुलेटर्स में -20 to -10 के बीच में होती है। जब हम रेजिस्टेंस की बात करें, अभी मैंने कंडक्टिविटी वाले कंसेप्ट में बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने से ट्रैफिक ज़्यादा क्रिएट होता है, हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट होता है, इसी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एक दूसरे से टकराएंगे बहुत ज़्यादा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं और कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो और जब कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, तभी कंडक्शन हो रहा है। और इंसुलेटर्स में भी सेम चीज़ होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस में ऐसा कभी हो सकता है कि इंसुलेटर्स एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में फ्री चार्ज कैरियर्स पहुँच जाए। ओके, जब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अगर इसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ है तो रेजिस्टिविटी 1/10⁻⁷ होगा। रेजिस्टिविटी इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। ओके, तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻⁷ के अप्रॉक्स होती है, तो रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी। सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ के अप्रॉक्स होती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। ओके, जब हम लो टेम्परेचर की बात करें तो कंडक्टर्स जो हैं वो सेमी कंडक्टर्स की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि जब हम लो टेम्परेचर की बात करें तो कंडक्टर्स भी सेमी कंडक्टर्स की तरह ही काम करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स और अलॉय जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स की तरह भी बिहेव करते हैं, अति चालक की तरह भी बिहेव करते हैं। सेमी कंडक्टर्स जो है वो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाते हैं, और इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करें तो कंडक्टर्स में वो फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, सेमी कंडक्टर्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, और इंसुलेटर्स में बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। करंट कैरियर्स इन द केस ऑफ कंडक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर करंट कैरियर सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जब बैंड गैप ही नहीं होता है तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ कोई ट्रांजिशन होता ही नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही कंडक्शन बैंड में भी होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टर्स में करंट कैरियर्स होते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर्स में हमने क्या बताया, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो वैलेंस बैंड में एक प्लेस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली रह जाता है, दैट इज़ नोन एज होल। तो सेमी कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन दी वैलेंस बैंड। और इंसुलेटर्स के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, तो चार्ज कैरियर्स कंडक्शन के लिए होते ही नहीं है। कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले अपने को ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेटल्स के अंदर कंडक्शन क्या होता है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इन दिस सेक्शन वी विल गो फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में इसे बोलते हैं अपवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, त्वरित होते हैं, और उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव करते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, जब भी हम किसी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, और एक्सेलरेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ती है, और अब ये बहुत हाई वेलोसिटी से प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए मूव करते हैं। ओके, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्मूथ वेलोसिटी के साथ में फिर मूव करना स्टार्ट करते हैं। दैट स्मूथ वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो
इस तरफ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा एंड दिस फोर्स इज बेसिक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज F by Q. सो फोर्स इज Q into E and acceleration is F by m. Okay, now what is the velocity? Velocity is u plus at. इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, फील्ड नहीं लगा तब तक तो वेलोसिटी ज़ीरो ही थी, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन इनटू द टाइम, दैट इज f by m into t. Now what is f? f is q into e, so that we have q e by m into t. Okay, now here this q t by m is known as mu, that is known as mobility. So the drift velocity is basically mobility multiply by the electric field. mobility बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उतनी ही ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। दिस मोबिलिटी डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल, हर मेटल की मोबिलिटी अलग होती है और मेटल के केस में मोबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में घटती है। मोबिलिटी डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल, ऑल्सो मोबिलिटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टक्कर बहुत ज़्यादा होने लगती है और मोबिलिटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ करंट डेंसिटी, हिंदी में इसे बोलते हैं धारा घनत्व। ओके, डेंसिटी को निकालने के लिए हम एक छोटा सा कंडक्टर कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, इसकी लेंथ जो है वो L है और इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस कंडक्टर के पीस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। नाउ इफ़ आई कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लग रहा है, यानी कि इफ़ आई कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन्स टेक्स टाइम t टू ट्रैवल लेंथ l, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी विल बी l बाय t। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n, और अगर मैं ये मानूँ कि पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय द टाइम। ओके, हेंस टोटल चार्ज पासिंग पर सेकेंड, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको अभी मैं यहाँ पर Q ले रही हूँ। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स n है तो टोटल चार्ज वुड बी n इंटू Q। सो टोटल चार्ज पासिंग पर सेकेंड वुड बी n Q बाय T। ओके, नाउ चार्ज पर सेकेंड is current, because current is I equals to Q by T. So I would be simply n Q by T. Since velocity is length upon time, so T is L by V. Hence, we get current to be n Q V by L. Okay. Now current per unit area is known as charge density. वो कहते हैं तो current per unit area is known as current density. That is J. Okay, so here I by A, J would be n Q V upon L into A. Okay, now total number of electrons divide by volume, इसे हम small n लिख लेते हैं, that would be number of electrons per unit volume. Hence we can write J to be nQV. This is the expression for current density. Okay, V is the velocity, Q is charge and n is number of electrons per unit volume.
Now the next terminology is conductivity. Actually these are the basic concepts which will be repeated many times in the further section, so it is important to conceptualize before. Okay, now current density. Now we have to calculate the conductivity. कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं देखिए, अभी हमने निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर वी गेट जे टू बी एन क्यू एंड वी की जगह हमें लिखना है म्यू इंटू ई. सो वी वुड गेट एन क्यू म्यू इंटू ई. ओके, this n, q and mu is known as conductivity, that is J equals to sigma into E. Okay, this n, q, mu जो है उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर इनवर्स. ओम मीटर इनवर्स. ओके, एंड रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन conductivity, that is 1 by n q mu. कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर्स. ओके, तो जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता. तो अब क्या होता है, थर्मल एगिटेशन की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और इस वजह से करंट बनती है. थर्मल एगिटेशन हुआ, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं से उनको थर्मल एगिटेशन हुआ, थर्मल एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके कंडक्शन बैंड में पहुँच गए. जैसे तैसे कंडक्शन बैंड में पहुँच गए. अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और जब ये मूव करेंगे तो करंट बनेगी. अब क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन हैज़ लेफ्ट द कोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन ने तो कोवेलेंट बॉन्ड वाली जो जगह है, ये सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन, इस तरह से सिलिकॉन के सारे जुड़े हुए रहते हैं. तो अब क्या हो रहा है, कैसे भी इलेक्ट्रॉन ने तो अपनी जगह छोड़ दी और इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ दी, उसकी जगह क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा. ओके, तो अब ये होल क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और करंट में कंट्रीब्यूशन देगा. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से सेमीकंडक्टर के दोनों ही पोर्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं और होल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो रहे हैं. ओके, तो इस वजह से थोड़े टाइम बाद में चार्ज कैरियर्स जो हैं वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं. दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. हैंस वी कैन राइट वी डी टू बी म्यू इंटू ई. ओके, यहाँ पे कंसेप्ट वाली चीज़ ये है कि मेटल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की केस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में होल्स भी होता है. ओके, सो व्हाट इज़ मोबिलिटी, और अगर हमें नाउ वी कैन डिफाइन द मोबिलिटी. मोबिलिटी इज वी डी बाई ई, दैट इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर. मोबिलिटी इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस्ड due to electric field of strength unity. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 हो जाए तो मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर ही है. हेंस मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1. ओके, अब देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लगभग कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, लेकिन होल्स जो होते हैं वो फील्ड वैलेंस बैंड में मूव करते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी तो यहाँ पर होल जनरेट होता है. तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे और
होल्स जो है वो भरे हुए वैलेंस बैंड के अंदर मूव करते हैं। इसलिए कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि होल्स क्या कर रहा है, फील्ड पूरा भरा हुआ होता है वैलेंस बैंड, तो उसके अंदर कुछ होल्स बन रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। और कंडक्शन बैंड तो पूरा खाली होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे खाली बैंड के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और होल का मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो इसलिए मोबिलिटी जो है, इसलिए होल्स की मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट कंसेप्ट होगा। P फॉर होल्स, क्योंकि होल्स पॉजिटिवली चार्ज हम मान सकते हो, N जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी मोबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, एट एनी टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, क्योंकि कॉमन सेंस लगाइए आप, खाली कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो इजीली मूव करेंगे, जबकि होल्स को भरा हुआ है ऑलरेडी, वो उसके बीच में कहीं कहीं होल्स मूव कर रहे हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा है, तो होल्स की मोबिलिटी थोड़ी कम होती है। और किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी टेम्परेचर के साथ में हमेशा चेंज होती है। दैट म्यू इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट चेंजेस विद द टेम्परेचर. Okay. M is 1.66 for the electrons and 2.33 for the holes in case of germanium. When we talk about the conductivity, तो देखिए सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं, दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। ओके, सो द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स Jn क्या होगा, Jn इज चार्ज फ्लोइंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स across unit area per unit time due to their drift under the influence of applied electric field. Current density क्या होती है, I by A and I is charge upon T into area. So current density is charge flowing per unit time per unit cross sectional area. So in the semiconductors conductivity have two contribution for the electrons and due to the holes. अभी हमने निकाला है J is equals to NQV. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, N दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ E एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ VN. इलेक्ट्रॉन इज मोबिलिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन राइट हियर Jn to be Ne mu n into E and this is sigma conductivity due to the electrons. Okay, कंडक्टिविटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली अगर हम होल्स की बात करेंगे तो होल्स के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम. होल्स पे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है और मोबिलिटी हो जाएगा म्यू पी दैट वुड बी सिग्मा पी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टोटल कंडक्टिविटी इज सिग्मा n प्लस सिग्मा p दैट इज n e म्यू n plus P E mu P that can be written as N mu N plus P mu P. ओके, अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी इंक्रीज होगी और मोबिलिटी कम होगी, लेकिन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन द मोबिलिटी. सो कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगी. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा. ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी. अब देखो मोबिलिटी कम होना मतलब कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ करने का काम कर रही है ये, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जिस रेशियो में बढ़ते हैं मोबिलिटी में डिक्रीमेंट उसके कंपैरेटिवली कम आता है. तो ये डिक्रीमेंट कम है इस इंक्रीमेंट की तुलना में, इस वजह से ओवरऑल कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा बढ़ती ही है. ओके, इसे हम वापस आगे और भी पढ़ेंगे. ये कंडीशन होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी नेज अर्धचालकों में. मैं डिटेल में आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और
होल्स की कंसंट्रेशन समान होती उसमें। जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है कि नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से भी ऐसा नहीं है कि कैरियर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो उस टाइम में टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर्स तो कांस्टेंट ही है, लेकिन मोबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही है। तो ये कम होने वाला फैक्टर हमेशा कंडक्टिविटी को घटाएगा, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है। ओके, next section is type of semiconductor. We have broadly two types of semiconductor, that is intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor are the semiconductor pieces in purest form and extrinsic semiconductor is with impurity, यानी कि हिंदी में इसे बोल सकते हैं हम शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विथ intrinsic semiconductor. So what is the definition of intrinsic semiconductor? A semiconductor material in its purest form is known as intrinsic semiconductors. Okay. Now the crystal structure for silicon is as shown here. Electrons in the valence shell. वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो जो वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दीज आर हाईली बाउंडेड, दीज आर हाईली बाउंडेड विद द पेरेंट एटम। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने पेरेंट एटम के साथ में काफ़ी टाइटली बंधे हैं, इसलिए अभी इस कंडीशन में किसी भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सेमीकंडक्टर जो है वो लो टेम्परेचर्स पे, वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स भी जो है वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेंगे। ओके, जब हम बहुत ही कम टेम्परेचर की बात करें, नियरली अबाउट 0 केल्विन की जब हम बात कर रहे हैं, तब तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेरेंट एटम से टाइटली बंधे हुए हैं। टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है, कुछ थर्मल एनर्जी मिलता है, और उस थर्मल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो तोड़ देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के टूट जाने से अब ये शेयरिंग ख़त्म हो गई, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी जगह छोड़कर कहीं और पहुंच जाता है, जैसे ये रहा। सो दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, और जहाँ से ये अपनी जगह छोड़ के निकला है वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ द होल। यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ओके, तो हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिलिकॉन के अंदर क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टूट जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह छोड़कर कहीं इंटरस्टेरियल साइट पर आ चुका है। ओके, सो दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ द होल। डू रिमेंबर, होल इज़ द बेसिकली वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गेट जनरेटेड इन द पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्या हो रहा है, एक होल अपनी जगह, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहा है, उसकी जगह होल बन रहा है। वी कैन से दैट इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, and that is known as intrinsic concentration. Okay, basically hole moves in the opposite direction of the electron. Okay, how can we understand this thing? Suppose this is the electron, this is the system of electron, here is the hole, electron. ओके, अब क्या होगा, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इस होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करेगा, तो होल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ है और होल्स का मूवमेंट इस तरफ है. So basically hole moves in the opposite direction of the electron. And this intrinsic concentration is depend upon the temperature, and this dependency is given as AT square E raised to Eg naught upon KT. What is Eg naught? Band gap at the 0 Kelvin. Okay, A is a constant, K is Boltzmann constant, and Eg naught is forbidden gap at 0 Kelvin. Now the extrinsic semiconductor. अब the intrinsic semiconductor में 10,000 एटम्स में से कोई एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इस वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो फिजिबल होगा नहीं. इसलिए किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, और ये इम्प्योरिटी को ऐड करना, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डोपिंग. So basically characteristics of a semiconductor material can be altered significantly by addition of some impurity atoms. ये impurities जो है वो 1 part in 10 million ही ओके. सो हम क्या करते हैं, किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ impurities को ऐड कर देते हैं. इस impurity को ऐड कर देने से उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज़ नोन एज डोपिंग. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दी जनरली 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ एंड द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ का क्या मतलब है? 3 संयोजी तत्व का 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पेंटावेलेंट का मतलब जिसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, सो so whenever an intrinsic semiconductor is added with pentavalent atom having 5 electrons, it is called as donor doping. उस समय हम क्या बोलेंगे? डोनर डोपिंग. क्यों बोलेंगे? देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पेंटावेलेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, और पेंटावेलेंट का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया है. इसका मतलब बेसिकली ये पेंटावेलेंट एटम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे रहा है, डोनेट कर रहा है. इसलिए हम बोलेंगे कि जब हम पेंटावेलेंट एटम को ऐड कर रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज डोनर डोपिंग. ओके, इन दैट केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. ओके, नाउ whenever intrinsic semiconductor is added with trivalent impurity, what does it mean? ये 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेंगे और एक इसके पास में वैकेंसी हमेशा रहेगी. सो ये इम्प्योरिटी एटम जो है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश में रहेगा. सो दिस टाइप ऑफ डोपिंग इज नोन एज एक्सेप्टर डोपिंग. ओके, एंड सच semiconductor would be known as p-type semiconductor. So in the n-type semiconductor we add pentavalent impurities, and pentavalent impurities में basically antimony, arsenic, phosphorus etc. को ऐड किया जाता है. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ का मतलब इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आर्सेनिक की हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी. ओके, तो देखो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक सिलिकॉन एटम की जगह आर्सेनिक ने ले ली. अब आर्सेनिक के पास में 5 आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है. दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? दिस इज़ ड्यू टू द डोपेंट एटम. डोपेंट एटम मतलब जो each dopant atom
donate one electron. Okay, so this type of impurity is called as donor impurity, donating one electron at up. So each dopant atom is donating one electron. Okay, तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने से ये डोपेंट एटम तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा और आ गया. सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब इस इम्प्योरिटी के साथ साथ में कुछ और इनमें इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ होल्स भी होते हैं. अब वो होल्स क्यों बन रहे हैं, थर्मल एगिटेशन की वजह से कुछ होल्स भी बनते हैं, लेकिन बट दीज होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर. सो बेसिकली फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर minority carriers are holes and majority carriers are the electrons. Okay, जब इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो एनर्जी लेवल्स भी मॉडिफाई हो जाते हैं. डोनर एटम के लिए भी एनर्जी लेवल जो है उसे हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. सपोज दिस इज़ द वैलेंस बैंड एंड दिस इज़ द कंडक्शन बैंड. जब डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड कर देने से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अलावा डोनर एनर्जी लेवल्स भी आ जाते हैं. सो दिस इज द डोनर एनर्जी लेवल. एंड दिस डोनर एनर्जी लेवल इज अबाउट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकन. और जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं सो इन दैट केस इट इज़ अबाउट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ करंट कंडक्शन इन केस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर इज़ मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन टाइप के सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो थोड़े बहुत होल्स क्रिएट हुए हैं थर्मल एगिटेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. बिकॉज होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जो है वो इस तरफ मूव करते हैं. सो मेनली the current conduction in n-type semiconductor is dominated by the free electrons. Okay, so the free electrons are the majority carriers and holes are the minority carriers. Holes are the minority carriers. Okay, n-type semiconductor is widely used because mobility of electron is more than holes. एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है. मोबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के कंपैरेटिवली फ़ास्ट मूव करते हैं. तो जितना जल्दी फास्ट मूव करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रैवल होंगे, और पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन्स और पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस हिसाब से करंट कंडक्शन भी बढ़ेगा. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं. ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ का मतलब जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दीज आर बेसिकली बोरोन, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा. ओके, तो अब सेम जिस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, हर इम्प्योरिटी एटम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करता है, उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम जो है वो सेमीकंडक्टर एटम को रिप्लेस करेगा. फॉर एग्जांपल अभी अगर हम यहाँ पर बोरोन इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो क्या है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं. तो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक जगह जो है वो खाली रह जाती है, वॉइड, यानी कि ये एक जगह खाली रह जा रही है. तो जिस तरह से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया कि डोनर एटम को ऐड कर देने से डोनर एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसी तरह से जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को ऐड करें, तो इस इम्प्योरिटी एटम को ऐड करने से, एक एडिशनल एटम को ऐड कर देने से एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कुछ अफेक्ट हो जाते हैं. तो अब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो
बैंड स्ट्रक्चर में वैलेंस बैंड के ऊपर एक्सेप्टर लेवल जो है वो रहता है। और दैट इज़ टू गेट दिस वेरी क्लियर, डू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दो बैंड्स होते हैं। वैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके कंडक्शन बैंड में जाता है तो होल बनते हैं, यानी कि होल्स जो हैं वो बेसिकली वैलेंस बैंड में बन रहे हैं। इसलिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर आपको बनाना है, क्योंकि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एक्सेप्टर एटम की वजह से होल्स बन रहे हैं। तो आप याद रखिए कि वैलेंस बैंड के ऊपर आपको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाना है। सो इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन जो है वो बेसिकली होल्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर जो हैं वो होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो फार वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ semiconductor, that is intrinsic semiconductor. In that case number of electrons in that case electron concentration is equals to hole concentration, that is intrinsic concentration. For the n type semiconductor, concentration for electrons is greater than concentration of holes. For the p type semiconductor, concentration of holes is greater than concentration of electrons. Okay, now we will talk about the conductivity of semiconductor. Conductivity हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज एन मोबिलिटी mobility of holes and the charge. Okay, now we will use this equation for the conductivity of intrinsic semiconductor की हम बात करें तो intrinsic semiconductor में number of electrons is equals to number of holes, that is the intrinsic concentration Ni. So we can easily modify this conductivity equation as Ni mobility of electron, mobility of hole and the charge. Okay, so this is the conductivity of intrinsic semiconductor, and this conductivity depends upon temperature because mobility also depends upon temperature. And basically as temperature increases, this intrinsic concentration also increases, so that conductivity also increases. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल एगिटेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेंगे, यानी कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ओवरऑल बढ़ेगा और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बढ़ने से कंडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेगी. ओके, नाउ फॉर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, for the extrinsic semiconductor we have two types of semiconductor, n type and the p type. n type क्यों बन रहा है? डोनर एटम की वजह से. let nd be the donor atom concentration. okay, n be the concentration of electrons, nn is let nd be the concentration of donor atoms, nn is concentration of electrons in n type material, and pn is concentration of holes in n type concentration in n type semiconductor material. तो अब हम कंडक्टिविटी कैसे देंगे? कंडक्टिविटी इज बेसिकली चार्ज for the electrons and for the holes. Okay, so here we have concentration for the n type semiconductor can be written as n is for electrons, so concentration of electrons for the n type semiconductor, its mobility, concentration of holes for the n type semiconductor, its mobility and the charge. okay, लेकिन n type semiconductor में number of electrons would be very larger than number of holes. so हम क्या कर सकते हैं? ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. so conductivity can basically be written as number of electrons in n type semiconductor, mobility of electrons and the charge. okay, अब देखिए, this is number of electrons in the n type semiconductor. हमने बताया हर डोनर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. अगर हम यहाँ पर थर्मल एगिटेशन के फैक्टर को एक बार के लिए इग्नोर कर दें तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं जितने डोनर एटम्स हम डालेंगे, जितने डोनर एटम्स हम ऐड करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे. सो वी कैन कंसीडर दैट this number of electrons in n type of semiconductor is nearly equal to the number of donor atoms. so the conductivity is
and the number of donor atoms, mobility of electron and the charge. This is the conductivity for the N टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर. जब हम P टाइप सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो P टाइप के सेमी कंडक्टर में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर डोनर एटम की जगह एक्सेप्टर एटम होगा. इफ़ आई कंसीडर Na टू बी द कंसनट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, इफ़ आई कंसीडर the concentration of electrons in p-type semiconductor to be Np, concentration of holes in p-type semiconductor to be Pp, then the conductivity can be written as number of electrons in p-type semiconductor and its mobility, number of holes in p-type semiconductor and its conductivity and the charge. लेकिन p-type semiconductor में क्या है, होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं. इन दैट केस वी वुड गेट मोबिलिटी एंड चार्ज. सिमिलरली जितने एक्सेप्टर एटम्स ऐड करेंगे उतने होल्स क्रिएट होंगे. सो वी कैन कंसीडर नियरली टू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स. हेंस द कंडक्टिविटी कैन बी रिटन एज number of acceptor or concentration of acceptor atoms, mobility of holes and the charge. This is conductivity for the P type of semiconductor. Now a very important law, that is mass action law. Okay, what does mass action law say? Mass action law states that product of concentration of electron and hole is always constant. Mass action law says that product of concentration and mass action law states that product of concentration of electrons and holes is always constant. This is very important concept. If I consider concentration of electrons to be N and concentration of holes to be P, मैथमेटिकली हम मास एक्शन लॉ को लिख सकते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, दैट इज Ni स्क्वायर. ओके, वेयर Ni is the intrinsic intrinsic concentration. Okay, now since Ni is function of temperature, so this law is applicable at a fixed temperature. देखो, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं. और जब हम एन टाइप इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देंगे तो उस वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं लेकिन होल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है. उसी तरह से जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है लेकिन होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. यानी कि हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा एंड दैट इज़ द मास एक्शन लॉ. ओके, in the next section we will move towards the charge densities in semiconductors, then generation, recombination and all. Okay, thank you. Stay tuned for the next video.